नमस्कार श्रोताओं, मेरी आवाज़ के संसार में आप सबका स्वागत है। मुझे तारीफ़ों के साथ साथ आपकी सलाह की भी ज़रूरत है, इसलिए निवेदन है कि यदि मुझसे कहीं कोई त्रुटि हो जाती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। इन कहानियों को सुनते रहिए, लाइक, कमेंट और शेयर भी करते रहिए। और यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए और बेल आइकन भी टच कीजिए, जिससे नई आने वाली कहानियों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आइए आज सुनते हैं मालती जोशी जी की कहानी आखिरी सौगात। अपने काउंटर पर जाकर बैठी ही थी सुमन कि प्यून ने आकर सूचना दी, आपका फ़ोन है। किसका होगा? मन ही मन अनुमानों के ताने बाने बुनते हुए उसने बॉस के कमरे में प्रवेश किया। चोंगा उठाते ही उधर से आवाज़ आई, हेलो सुमी, मैं हूँ करुणा, तुम्हारी बुआ। बुआ जी, सब खैरियत तो है? सब खैरियत है, बस तुम्हारी याद आ रही है। आजकल मैं कभी फुर्सत निकाल कर घर आ सकती हो? जब कहोगी हाजिर हो जाऊंगी। तो आज ही आ जाओ। और सुनो, अपनी अम्मा से कहने की ज़रूरत नहीं है। क्यों बुआ जी? पर इसके बाद उधर से रिसीवर रख दिया गया। सुमन का मन हुआ फिर से बुआ का नंबर घुमाकर ज़रा साफ साफ पूछ ले, पर बॉस की चौकस नज़रों को वह अनदेखा नहीं कर सकी। सुबह के ये 2-3 घंटे बैंक के व्यस्ततम घंटे होते हैं। उन्हें इस तरह की खामोखयाली में नहीं खोया जा सकता। मन में तमाम प्रश्न लिए वह काउंटर पर जाकर बैठी तो ऐसी व्यस्त हो गई कि 12 बजे तक उसे सांस लेने की फुर्सत न रही। जैसे ही भीड़ थोड़ी कम हुई, असंख्य प्रश्न फिर उसके जहन में कुलकुलाने लगे। क्यों बुलाया होगा बुआ ने? क्या काम होगा? क्या कोई घरेलू समस्या है? अगर है तो फिर अम्मा से क्यों छिपाया जा रहा है? क्या बुआ को पैसों की जरूरत पड़ गई है? अपने इस विचार पर उसे खुद ही हंसी आ गई। बुआ क्या उससे मांगेंगी, जबकि खुद इतनी समर्थ हैं कि जब तब रिश्तेदारों की सहायता करती रहती हैं। बाबूजी की मृत्यु के बाद उन्होंने ही तो सुमन के परिवार को उबारा था, सहारा दिया था। उनका संबल ना होता तो क्या सुमन इतने बड़े परिवार का बोझ उठाने में समर्थ हो पाती? कहीं ऐसा तो नहीं कि पुराना कोई ऋण बाकी रह गया हो और बुआ जी ने उसकी याद दिलाना चाही हो? पर यह भी तो असंभव है। जब जब सुविधा हुई है, सुमन पिछला कर्ज चुकाती गई है। फूफा जी तो बेचारे हमेशा मना करते रहे, पर सुमन का एक ही उत्तर होता, आपके एहसानों से तो कभी नहीं उबर पाऊंगी, पर जो लौटा सकती हूँ उसे तो लौटाने दीजिए। इसके अलावा और क्या बात हो सकती है? क्यों बुलाया होगा बुआ ने? ऊहापोह की इस स्थिति को वह देर तक नहीं झेल सकी। 3 बजते ही सिर दर्द का बहाना बनाकर उसने छुट्टी ले ली और शक्तिनगर स्थित बुआ के घर की ओर चल पड़ी। बुआ ने शायद सोचा होगा वह छुट्टी के बाद ही आ पाएगी। उसे यूं असमय आया देखकर उन्होंने आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी। बोली, चल अच्छा हुआ तू अभी आ गई। वैसे मैं तुझे कहने वाली थी कि अपने फूफा जी से पहले घर पहुंच जाना। क्यों, मेरे आने पर बैन लग गया है क्या बुआ? वो बात नहीं है रे, पर वे मुझे डांट देते हैं कि दूसरों के मामले में टांग मत अड़ाया करो। कौन सा मामला? बाद में बताऊंगी, पहले यह बताओ शादी कब कर रही हो? शादी? इस अप्रत्याशित प्रश्न पर चौंक गई सुमन, थोड़ा शर्माई भी। शादी क्या करनी है बुआ जी, वह तो आप लोगों के काम हैं। अब तक शर्मा लेती हो? सच मैं तो निहाल हो गई। बस यही सब कहने सुनने के लिए इतना अर्जेंट फ़ोन किया था? पता भी है सुबह से मैं कितना परेशान थी। सॉरी बन्नो। अच्छा लो, अब मैं खास मतलब की बात पर आ जाती हूँ। क्या तुम्हें पता है भाभी सुनील के लिए लड़कियां देख रही हैं? क्या? सुमन सचमुच चौंक पड़ी। बुआ ने शुरू में कुछ ऐसी भूमिका बांधी थी कि उसे लगा उसके लिए कोई प्रस्ताव रख रही हैं, पर वे तो सुनील की बात कर रही हैं। सुनील जो उससे 3 साल छोटा है और एमएससी करके 2 साल तक जूते चटकाने के बाद जिसे पिछले साल वन विभाग में नौकरी मिली है। अम्मा उसके लिए लड़कियां देख रही हैं। तुम्हें पता नहीं था? आपको किसने बताया? परसों हमारे मोहल्ले में ही तो आई थी।
लौटते हुए यहाँ भी होती गईं। लड़की के संबंध में, उसके माता पिता व परिवार के संबंध में पूछताछ कर रही थीं। सुमन कुछ नहीं बोली, पर अब भी अपने आश्चर्य से उभर नहीं पाई थी। बैठे बैठे हम लोगों की अच्छी खासी झड़प हो गई थी। क्यों? मैंने कहा, भाभी आपको लड़के की क्या जल्दी पड़ी है? घर में दो दो लड़कियां बैठी हैं। तो एकदम से फट पड़ी, बोली तो क्या लड़के को बूढ़ा हो जाने दूं? मैंने कहा, ऐसी कौन सी उम्र निकली जा रही है, अभी कुल जमा 25 की ही तो हुआ है। तो बोली, लड़कियां क्या ऐसे ही पार लग जाएंगी? कुछ हाथ में भी तो होना चाहिए। सुनील का अच्छे घर में रिश्ता हो जाने दो, फिर देखना साल भर में निम्मी को निपटा दूंगी। और सुम्मी? मैंने पूछा। अरे उसे करनी होती तो अब तक कर ना लेती, दिन भर तो मर्दों के बीच में ही रहती है। एकदम ताव खा गई सुमन। बुआ, आपने अम्मा से कहा नहीं कि मैं वहां रोटी का जुगाड़ करने जाती हूँ, शादी का नहीं? कहा क्यों नहीं? तभी तो चिढ़ गई वे। बुआ, हमें ऐसे संस्कार दिए गए हैं कि घर लौटने में कभी शाम हो जाती है तो मन अपराध भाव से भर उठता है और हमसे आशा की जाती है कि अपनी शादी हम खुद तय करें। बुआ कुछ देर तक उसका तमतमाया चेहरा देखती रहीं, फिर स्नेहिल स्वर में बोली, मैंने इसीलिए तुम्हें बुलाया था कि तुम जान लो कि तुम्हारी पीठ पीछे घर में क्या हो रहा है। तुमने उस घर के लिए इतना किया है कि तुम पर अन्याय होते देख मैं चुप नहीं रह सकती। मेरी बकझक के कारण उस दिन भाभी नाराज होकर चली गई। तुम्हारे फूफा जी भी बहुत बिगड़े। मैं क्यों दूसरों के काम मामले में दखल देती हूँ, पर तुम लोग क्या पराए हो? वह घर भी तो कभी मेरा था, उसके सुख दुख से एकदम उदासीन कैसे हो जाऊं मैं? घर लौटते हुए सुमन का सिर सचमुच दर्द करने लगा था। घर में पांव देते ही अम्मा के महिला मंडल से सामना हो गया। यह तो रोज का ही क्रम था। अम्मा की सहेलियों की बैठक इसी घर में जमती थी। इस घर में न गृह स्वामी का दबदबा था, न बच्चों की चिल्लपों। ऐसा निरापद स्थान मोहल्ले में दूसरा नहीं था। तिस पर यहाँ अम्मा का एक छत्र शासन था। आज जल्दी आ गई? अम्मा ने दरवाजे पर ही पूछ लिया। सुमन ने घड़ी देखी, ठीक तो था, अभी 5 ही बज रहे थे, जबकि रोज उसे लौटने में 6 सवा 6 हो ही जाते थे। सिर में थोड़ा दर्द था इसलिए छुट्टी ले ली, उसने थकी सी आवाज में कहा। बस जिज्जी, अब इसकी शादी कर डालो, बहुत हो गई नौकरी, किसी ने कहा। अरे मैं तो आज कर दूं, पर वह तैयार तो हो। मौसी, सुमन ने अम्मा की मुंह बोली बहन के गले में बाहें डालते हुए कहा, अब तो मैं लाउड स्पीकर पर मुनादी करने से तो रही कि मेरी शादी कर दो। मौसी फिस्स से हंस पड़ी। बाकी लोगों ने मुंह पर पल्ला रख लिया। जाहिर था हंसी तो उन्हें भी आ रही थी। वे सिर्फ अम्मा का लिहाज कर रही थीं, और अम्मा, उनका पारा तो क्षण क्षण चढ़ता जा रहा था। वे बड़ी कठिनाई से अपने पर काबू किए हुई थी। औरतों के जाते ही वे फट पड़ी। नौकरी करती हो इसका मतलब यह तो नहीं कि एकदम बेहयाई पर उतर आओ। तो तुम भी तो सब जगह ढिंढोरा क्यों पीटती हो कि मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूं? तो क्या करूं? क्या सबसे कहती फिरूं कि इसे कोई पसंद ही नहीं करता? जो भी आता है छोटी को मांगता है। सुमन के मन में एक शूल सा चुभा। निम्मी के लिए ईर्ष्या की सूक्ष्म लहर सी उठी। फिर भी उसने मन को मजबूती से थामते हुए कहा, और अगर कोई पसंद कर ले तो हमें क्या परेशानी है? जब कहोगी तब ब्याह देंगे, पहले कोई हो तो। कई हैं, मेरे हाँ कहने भर की देर है, आज बारात लेकर आ जाएंगे। कईयों का हमें क्या करना? अम्मा ने मुंह बिचकाकर कहा। एक ही ले आओ, बहुत है। उस शाम घर में एक मनहूस सन्नाटा छाया रहा। अम्मा बेटी की इस बेशर्मी पर क्षुब्ध थीं और कुछ कुछ आतंकित भी। भाई बहन दीदी के इस अप्रत्याशित व्यवहार से हैरान थे, परेशान थे। और सुमन, वह तो विस्मय विमुग्ध थी, अपने आप को ही बधाई दिए जा रही थी। यूं छुई मुई उम्र तो अब उसकी थी नहीं, पर इस दिलेरी से, खुलेपन से अपनी शादी की चर्चा भी उसने नहीं की थी। वैसे यह बात और है कि उसकी शादी की बात घर में कभी उठती ही नहीं थी। यह अध्याय तो खुलने से पहले ही बंद हो गया था। रिश्तेदार बहुत पहुंचते तो अम्मा कह देती, क्या करें, कोई इसे लेने के लिए तैयार ही नहीं होता। सब निम्मी की ही बात करते हैं, अब क्या जबरदस्ती किसी के घर में डाल आएं?
सुमन को बहुत देर बाद यह भान हुआ कि आज शाम की महत्वाकांक्षी घोषणा इस निरंतर अस्वीकार, उपेक्षा और अवमानना की प्रतिक्रिया ही तो थी। काश यह सब सच होता। सुमन का मन पछाड़ खाकर बार बार यह कह रहा था, काश यह सब सच होता। सचमुच कोई होता जो उसकी हाँ की प्रतीक्षा में स्वागत का साज संजोए होता। कोई होता जिसके दम पर वह अपने स्वार्थी परिजनों से मुंह फेर लेती। तब वह गर्व से सीना तान कर सबसे कहती कि देख लो, मैं अवांछित नहीं हूं, मेरा भी कोई चाहने वाला है। काश ऐसा हो सकता। 28 साल का कुंवारापन सुमन ने बड़ी आसानी से झेल लिया था। अपने परिवार के लिए कुछ करने का नशा उस पर हावी था। उस उन्माद ने उसे कच्ची उम्र में ही प्रौढ़ बना दिया था। वह अपने से एकदम बेखबर हो चली थी। जब नौकरी की शुरुआत थी, उस समय कईयों ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, जो उसने झटक दिया था। एक दो प्रणय निवेदनों को ठुकराने की गाथा भी उसके खाते में दर्ज है। पर अब वे सब पुरानी बातें लगती हैं। उसके वे स्नेहाकांक्षी अब दो दो बच्चों के बाप होकर अपनी गृहस्थी में रच बस गए हैं। सुमन में अब किसी की भी दिलचस्पी नहीं रह गई है। अपना एकाकीपन उसकी आदत में शुमार हो चला था कि कल शाम को यह धमाका हो गया। बुआ की बातों ने जैसे उसे झकझोर कर रख दिया। सारा त्याग और बलिदान एक अर्थहीन बकवास बन गया। जिन लोगों के लिए उसने अपने जीवन का बसंत पतझड़ में बदल दिया, वे ही लोग ऐसी दुर्भिसंधि में निमग्न हैं। यह जानकर वह एकदम खौल उठी। उसका सारा संयत जाता रहा। सचमुच अगर कहीं कोई होता तो वह अभी जाकर उसे वरमाला पहना आती। पर कहाँ है उसके सपनों का राजकुमार? उसे तो कभी किसी ने न्योता ही नहीं दिया। पर अपने आप कैसे चला आएगा? ऑफिस में बैठे बैठे उसे बुआ की याद हो आई। वह बुआ से जाकर कहेगी कि काना, लंगड़ा, लूला जैसा भी हो, उसे एक दूल्हा ला कर दूं। बचपन में उसकी हर जिद बुआ ही पूरी करती थी। अम्मा से प्रताड़ित होकर वह हमेशा बुआ की ही शरण में जाती थी। बाबूजी का गुस्सा भी हमेशा बुआ को ढाल बनाकर झेला है। अपनी इस भतीजी पर उनकी सचमुच अपार ममता है। उनकी शादी से पहले घर में यही तो एक खिलौना था। अपनी गदबदी भतीजी को वे दिन भर गोद में उठाए फिरती, आठों पहर उसकी मांग पट्टी करती। उनकी शादी के बाद सुमन एकदम असहाय हो गई थी, क्योंकि अम्मा तब तक दूसरे बच्चों में उलझ गई थी। बाबूजी की मृत्यु के बाद बुआ को सबसे पहले सुमन की ही चिंता हुई। उन्होंने कहा भी था, भाभी कोई अच्छा सा लड़का देखकर सुम्मी को निपटा दो, मैं पूरा खर्चा दूंगी। और खाएंगे क्या? अम्मा ने छूटते ही कहा था और बुआ चुप हो गई थी। उस दिन के बाद वह विषय भी हमेशा के लिए समाप्त हो गया था। सुनील की नौकरी लगने के बाद सुमन के मन में आशा जागी थी कि शायद अब अम्मा उसके बारे में सोचेंगी, पर आशा का वह अंकुर भी धीरे धीरे मुरझा गया। सुनील की उस फटीचर नौकरी में इतना दम नहीं था कि वह परिवार का खर्च उठा सके। सुमन की तपस्या अभी पूरी नहीं हुई थी, पर अम्मा तो सुनील का ब्याह रचाने चली हैं। सो किसके बलबूते पर? यह तो वे एक तरह से सुमन का ही बोझ बढ़ा रही हैं। इसके बाद फिर निम्मी की शादी है, अनिल की इंजीनियरिंग की पढ़ाई है। सुमन क्या कभी इस चक्रव्यूह से निकल पाएगी? यह सब करते कराते उसकी उम्र क्या एक ही जगह ठिठक कर रह जाएगी? नहीं, अब और नहीं। सालों से अपने को होम करती आ रही है, पर अब इस आत्माहुति को पूर्ण विराम देना ही होगा। राख होने से पहले जिंदगी को सहेज लेना होगा। शनिवार तो था ही। बैंक से 2:30 बजे की छुट्टी मिल गई। घर न जाकर वह सीधे बुआ के घर पहुंची। कमरे में घुसते ही ऐलान कर दिया, बुआ बढ़िया सी कड़क मसालेदार चाय पिला दो, बहुत थक गई हूं। अपनी बात पूरी होते न होते उसने देखा कि बुआ कमरे में अकेली नहीं है। एक बुजुर्ग सी महिला उनके पास बैठी थी। सुमन को देखते ही वे उठकर जाने लगी तो बुआ ने हाथ पकड़कर रोक लिया। आप भी कमाल करती हैं काकी, यह कोई लाट साहब है जो आप जा रही हैं? यह तो मेरी भतीजी है सुम्मी। आप लोग बैठकर बातें कीजिए, तब तक मैं इसकी फरमाइश पूरी करती हूँ। इस समय किसी अपरिचित से बात करने का सुमन का कतई मूड नहीं था, पर मजबूरी थी। वह चुपचाप बैठी उनकी बातें सुनती रही,
हाँ हूँ करती रही। बातों के दौरान इतना जान सकी थी कि वे बुआ के नए किराएदार हैं और गैरेज के साथ वाले कमरे में रहते हैं। चाय के बाद फिर वे नहीं रुकी, फौरन उठ खड़ी हुई। बंटी स्कूल से आता ही होगा, मुझे नहीं देखेगा तो तूफान मचा देगा। उनके जाते ही सुमन ने कहा, कहीं ये अपने ही बच्चे की बात तो नहीं कर रही थी? अगर कर भी रही हूं तो क्या है, जरा उनकी उम्र तो देखो। बुआ हंस पड़ी। अरे आजकल तो बुढ़ापे में भी औरतें लड़कौरी बनी रहती हैं। सच, मुझे तो बड़ी दया आती है। शादी करके आओ तो सास की सेवा में जुट जाओ, उसके बच्चे पालो, वे बड़े हो जाएं तो फिर अपनों को आदमी बनाओ, अपने बच्चे पढ़ लिख जाएं तो फिर उनकी प्रजा को टांगते फिरो। सच, बुढ़ापे में भी चैन नहीं है। सारी मुसीबत अपनी ही बुलाई हुई है। बहुओं से नौकरी कराने का शौक है तो यह सुख भी झेलना पड़ेगा। शिकायत की गुंजाइश ही कहाँ है। सब महंगाई का तकाजा है लल्ली, नहीं तो कौन घर की लक्ष्मी को धक्के खाने के लिए बाहर भेजता। वैसे हमारी इन काकी का केस जरा अलग है। वे बहू का नहीं, बेटी का बच्चा पाल रही हैं। एक ही बात है, नहीं एक ही बात नहीं है, इसलिए कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। आई एम सॉरी। बहुत परेशान है बेचारी। वे बच्चे को पल भर आंख की ओट नहीं कर सकती और उनकी बहू को वह फूटी आंख नहीं सुहाता। बच्चे के पिता तो होंगे, है ना, पर उनके यहाँ बच्चे को संभालने वाला कोई नहीं है, इसलिए नाना नानी अपने साथ ले आए। उसके साथ ही घर में तनाव शुरू हो गया। आजकल अपने बच्चे पालना ही मुश्किल हो गया है, दूसरे का बच्चा तो जी का जंजाल हो जाता है। बच्चे के पिता कुछ भेजते तो होंगे, जरूर भेजते होंगे, पर शायद इन्हीं लोगों को लेते हुए संकोच होता है। फिर सिर्फ पैसों की बात नहीं है सुम्मी, बच्चे के साथ 100 तरह की परेशानियां जुड़ जाती हैं। सबसे बड़ी परेशानी तो यह थी कि बच्चे के पिता हर चौथे पांचवें रोज उसे देखने आ जाते हैं। इसी को लेकर घर में चकचक मची रहती थी, कभी खर्च को लेकर, कभी काम के नाम पर। हार कर बेचारे बच्चे को लेकर यहाँ चले आए। बुढ़ापे में अब नए सिरे से गृहस्थी जमा रहे हैं। दामाद तो बेचारा बहुत कहता है कि मेरे साथ ही चल कर रहिए, पर पुराने लोग हैं ना, बेटी के घर जाकर रहने का मन नहीं करता। कैसे सिद्धांतवादी लोग हैं, सुमन ने उसास भरकर कहा। बेटी की मृत्यु के बाद भी परंपरा को निभा रहे हैं और एक हमारी अम्मा हैं, उनका बस चले तो बेटी के रक्त की आखिरी बूंद तक चूस लें। बुआ विस्मित होकर सुमन के तमतमाए चेहरे को देखती रहीं। बुआ, अम्मा तो इतने पुराने विचारों की हैं, फिर सिर्फ इसी मामले में वे इतनी मॉडर्न कैसे हो गईं? मजबूरी सब करा लेती है लल्ली। वक्त की मार के आगे आदमी अच्छा बुरा उचित अनुचित सब कुछ भूल जाता है। भाभी खूब जानती हैं कि यह गृहस्थी सुनील के अकेले बस की नहीं है, तो निम्मी उसका हाथ बटा सकती है। उसे तो अम्मा जैसे 7 तालों में बंद करके रखना चाहती हैं। वह खुद भी कम बौड़म नहीं है। मैं तो फॉर्म्स लाकर हार गई, पर वह तो कंपटीशन के नाम से भी दकती है। घर से 10 कदम की दूरी पर मेरी सहेली का स्कूल है, वहाँ 4 घंटे पढ़ा लेगी तो कम से कम अपना हाथ खर्च तो निकाल सकती है, पर वहाँ जाते भी उसकी जान निकलती है। सच बताऊं सुम्मी, भाभी ने निम्मी के मन में डर सा बैठा दिया है। कैसा डर बुआ? बार बार कहती हैं धूप में तप तप कर बड़ी का रंग कोयला हो गया, चेहरे की सारी लुनाई खत्म हो गई, अब यह गलती नहीं करूंगी। सुमन एकदम सुन्न हो गई। उसके चेहरे पर सचमुच जैसे किसी ने राख पोत दी हो। थोड़ी देर तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। बड़ी देर बाद सुमन ने बुझे बुझे स्वर में कहा, बुआ सच सच बताना, क्या सचमुच मैं इतनी कुरूप हूं? कुरूप? बुआ हैरत में उसे ताकते हुए बोली, यह तुझसे किसने कह दिया? सभी तो कहते हैं, अम्मा भी कहती हैं, तभी तो कोई मुझे पसंद नहीं करता, सब निम्मी को मांगते हैं। पसंद तो तब कोई करेगा जब कहीं बात भी चलाई हो। यह तो सब तुम्हें हताश करने की तरकीब है, ताकि तुम शादी का ख्याल ही मन से निकाल दो। नहीं तो बताओ तुम्हें क्या कमी है? मुनासिब शक्ल सूरत है, अच्छी कदकाठी है, एमए पास हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी अच्छी नौकरी है तुम्हारी। आजकल तो लोग नौकरी के पीछे दीवाने हैं, फिर बैंक की नौकरी हो तो क्या कहने। फिर भी मैं निम्मी की बराबरी नहीं कर सकती, ठीक है ना बुआ? हाँ, जहां तक देखने दिखाने का सवाल है, निम्मी तुमसे बेहतर है। एक तो वह तुमसे छोटी है
और जैसा कि तुमने कहा, अम्मा उसे 7 पर्दों में छिपा कर रखती हैं और तुम 28 साल की उम्र से परिवार का बोझ ढोते ढोते असमय ही प्रौढ़ हो चली हो। इतना सा फर्क तो है और वह तो रहेगा। सुमन कुछ देर तक चुपचाप बैठी रही, फिर बोली, जिंदगी बहुत खुशगवार तो कभी भी नहीं थी बुआ, पर फिर भी किसी तरह घिसट घिसट कर चल रही थी। पर अब तो मेरा मन एकदम उचाट हो गया है, उस घर में पांव देने को जी नहीं चाहता। वह तो मैं तुम्हें देखते ही समझ गई थी कि कोई बात जरूर है, नहीं तो तुम आजकल इधर का रुख ही कहाँ करती हो। अच्छा बताओ, क्या हुआ? होना क्या था, बस कल मैंने एक धमाका कर दिया। धमाका? हाँ, सब के सब सकते में आ गए। अम्मा तो एकदम बौखला ही गईं। और सुमन ने शाम का पूरा किस्सा सुना दिया बुआ को। सुनकर हंसी नहीं आई, बल्कि चिंता हो गई। देवी, तूने कहीं मेरा नाम तो नहीं ले लिया? मुझे पागल समझा गया क्या बुआ? नहीं, सो तो तुम खूब समझदार हो, पर अब यह बताओ, क्या सचमुच कोई है? यही तो रोना है बुआ, दूर दूर तक कोई नहीं है। अगर कोई होता तो मैं कल उसके साथ 7 फेरे पढ़ लेती। मतलब कि मामला एकदम गंभीर है। इस बार बुआ अपनी हंसी नहीं रोक सकी, पर सुमन उसी तरह गंभीर बनी रही। तेरी उम्र क्या है सुम्मी? अब तुम्हें उम्र बतानी पड़ेगी बुआ। माना कि मैं 40 की लगने लगी हूं, पर तुम तो जानती हो अभी मैंने 30 भी पूरे नहीं किए हैं। अगर किसी दुहाजू का प्रस्ताव मिले तो स्वीकार करोगी? दुहाजू? हाँ, केवल यही एक दोष है वर में। बाकी पद, प्रतिष्ठा, विद्या, बुद्धि, शक्ल, सूरत सब दृष्टि से तुम्हारे ही अनुरूप है। बच्चे भी होंगे? हाँ, एक है, पर उसकी ऐसी समस्या नहीं है। अभी तो नाना नानी उसे पाल रहे हैं। कहीं तुम अपने पड़ोसी की बात तो नहीं कर रही? तुमने ठीक समझा सुम्मी। दरअसल कई दिन से यह बात मेरे मन में चक्कर काट रही थी, पर भाभी से पूछने की हिम्मत नहीं पड़ी। मैं सोचती हूँ तुम अब इतनी बड़ी तो हो कि अपने विवाह की समस्या खुद हल कर सको। सच सुम्मी, बहुत अच्छे लोग हैं ये दोनों प्राणी, बहुत सज्जन हैं। कहते हैं अगर कोई गरीब घर की समझदार लड़की मिल जाएगी तो हम खुद कन्यादान कर देंगे, बस किसी तरह आलोक का घर बस जाए, बंटी को माँ मिल जाए। सौतेली माँ कैसी भी हो, मामी से तो अच्छी ही होगी। कम से कम बच्चा अपने घर में तो रहेगा। हम लोगों का साथ अब कितने दिन का है? कल को शरीर जवाब दे जाएगा तो खुद दूसरों के आसरे हो जाएंगे, तब कम से कम बच्चे की चिंता तो नहीं रहेगी। अपनी बात कह चुकने के बाद बुआ ने उपसंहार किया, निर्णय की कोई जल्दी नहीं है सुमी, और ज़बरदस्ती भी नहीं है। तुम खूब अच्छी तरह सोच लो। सोचने की गुंजाइश कहाँ है बुआ? मुझे विश्वास है तुम मेरा बुरा कभी नहीं चाहोगी, बल्कि तुमसे ज़्यादा मेरा भला चाहने वाला कोई नहीं है। परंतु अगर इतना विश्वास है तो अब यह किंतु परंतु छोड़ दो। कल इतवार है ना, ऐसा करो सुबह से यहीं आ जाओ। दिन का खाना हमारे साथ ही खाना। बंटी के पापा झांसी से हर हफ्ते उससे मिलने आ जाते हैं, उनसे मुलाकात करवा देंगे। अपनी आंखों से देख सुनकर फैसला करना। घर पहुंची तो अंधेरा घेर आया था। अम्मा दरवाजे पर ही खड़ी थी। आज बड़ी देर कर दी? अम्मा के इस सहज स्वाभाविक प्रश्न पर सुम्मी एकदम फट पड़ी। कल जल्दी आ गई थी तो तुमने टोक दिया था, आज देर से आई हूं तो तुम्हें परेशानी है। बात क्या है? क्या हर बात मुझे हर बात की सफाई देनी पड़ेगी? अम्मा स्तब्ध रह गईं। सुमन से इस तरह के उत्तर की उन्होंने कभी कल्पना ही नहीं की थी। यह तुनक मिजाजी तो निम्मी की विशेषता है। अम्मा अभी अपनी ही सोच में डूबी हुई थी कि सुमन ने ऐलान कर दिया, अम्मा मेरा कल का प्रोग्राम भी सुन लो। मैं सुबह से बाहर जा रही हूँ, लौटने में शाम हो जाएगी। दिन के खाने पर मेरा इंतज़ार मत करना, और यह भी मत पूछना कि मैं कहाँ जा रही हूँ और क्यों जा रही हूँ। दूसरे दिन सुमन जब बन संवर कर घर से निकली तो अम्मा ने सचमुच उससे कुछ नहीं पूछा। अपनी माँ की इस अप्रत्याशित चुप्पी से उसे हैरत भी हुई, पर उस समय वह ज़्यादा सोचने विचारने के मूड में नहीं थी। उसका मन अपनी ही भूल भुलैया में अटका हुआ था। जीवन में पहली बार इस तरह के कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रही थी। मन में जहाँ रोमांच था वहाँ घबराहट भी थी। वह अनजाने ही भविष्य के सतरंगी सपने बुनने लगी थी। एक शब्द था दुहाजू, जो बार बार उसके कल्पना चित्र को बदरंग कर जाता था।
बुआ के सामने तो उसने बड़ी दिलेरी से प्रस्ताव को स्वीकार किया था, पर अंतःकरण के किसी कोने में यह शब्द फांस सा गड़ गया था, टीस रहा था। पर डॉक्टर आलोक को देखते ही उसके सारे संशय विला गए। उसे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि यह सुदर्शन व्यक्ति गणित जैसे रूखे विषय का डॉक्टर है। उनके सौम्य, गंभीर, आकर्षक व्यक्तित्व के सम्मुख वह स्वयं हीन बोध से ग्रस्त हो गई। क्या ऐसा प्रतिभा संपन्न व्यक्ति उस जैसी अत्यंत साधारण लड़की को ग्रहण कर लेगा? पर बुआ ने उसकी पैरवी बहुत अच्छे ढंग से कर रखी थी। वे लोग जैसे पहले से ही अभिभूत बैठे थे। यह भी पता चला कि केवल सुमन ही आशंकित नहीं है, संशय का मकर जाल उस ओर भी घना है। इसीलिए डॉक्टर साहब ने अपनी सारी आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक पृष्ठभूमि उसके सामने खोल कर रख दी। अच्छी बुरी आदतों का, पसंद नापसंद का ब्यौरा भी सुना दिया। पत्नी के आकस्मिक और असामयिक निधन के आघात से वे अब तक उबर नहीं पाए थे और इस बात को उन्होंने छिपाया भी नहीं। उनकी साफगोई पर सुमन मुग्ध हो गई। उनके आंतरिक सौंदर्य ने उसे बांध लिया था। लगा कि यदि इसी व्यक्ति के लिए इतनी लंबी तपस्या की है तो वह सार्थक हो गई है। शाम तक सब कुछ एक तरह से तय हो ही गया था। बस अम्मा की स्वीकृति भर की दरकार थी और वह सबसे बड़ी टेढ़ी खीर थी। इस संबंध के लिए सबसे ज्यादा उत्साह बंटी के नाना नानी को था। वे शीघ्रातिशीघ्र अपने उत्तरदायित्व से मुक्त होना चाहते थे। उतने थोड़े से समय में उन्होंने सुमन पर इतना प्यार बरसाया कि वह भीतर तक भीग गई। वह एक बार फिर वही अल्हड़ किशोरी बन गई जो कभी बाबूजी के सामने ठुनकती थी, मचलती थी। सुबह से उसका मन बुझा बुझा सा था। शादी के साथ ही एक बच्चे की माँ बन जाने की कल्पना को वह सहज रूप से झेल नहीं पा रही थी। पर अब उसे एहसास हुआ कि वे लोग उसे बच्चा तो बाद में देंगे, पहले तो उसका खोया हुआ बचपन लौटा रहे हैं। वह हवा की तरंगों पर झूलते हुए ही घर पहुंची। मन में इतनी उथल पुथल थी कि रात ठीक से सो नहीं पाई। पर सुबह उठी तो उनींदापन कतई नहीं था, बल्कि रोज से ज्यादा ताजगी महसूस कर रही थी। 10 बजे रोज की तरह तैयार होकर चलने को हुई तो अनिल सामने आकर खड़ा हो गया। दीदी, मैं ड्रॉप कर दूं? अरे वाह, आज तो दीदी पर बड़े मेहरबान हो रहे हो। सच दीदी, मैं तो रोज सोचता हूँ पर टाइमिंग्स ही नहीं मिलते। आज शुरू के 2 पीरियड्स ऑफ थे ना, इसलिए। सुमन ने फिर कोई प्रतिवाद नहीं किया, चुपचाप उछलकर स्कूटर की पिछली सीट पर बैठ गई। यूं कायदे से देखा जाए तो इस गाड़ी पर सुमन का ही हक बनता था। उसी ने बैंक से लोन लिया था जिसकी किश्तें वह अब तक चुका रही थी। पर इसमें कुछ रुपया अनिल की स्कॉलरशिप का भी लगा था, इसलिए गाड़ी उसकी भी थी। सुनील तब इस बात पर बहुत घुनाया था। तब पिछले साल कुछ जोड़ तोड़ करके उसे भी एक मोपेड खरीदवा दी थी, पर उसमें स्कूटर की सी शान कहाँ। तब से अम्मा बराबर सुमन के पीछे पड़ी हुई हैं। भाई बहनों की हर छोटी बड़ी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए ही तो उसका जन्म हुआ है। अब तो अम्मा सुनील के लिए अच्छा सा मुर्गा फांसने की जुगत कर रही हैं, तब शायद गाड़ी का भी जुगाड़ हो ही जाएगा। थैंक यू अनिल। अपने गंतव्य पर पहुंचकर उसने अनिल को धन्यवाद दिया। और हाँ, अम्मा से कहना मुझ पर जासूस बैठाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब भी कुछ करूँगी उन्हें बाकायदा बता दूंगी। बैंक से ही किसी के साथ भाग नहीं जाऊंगी। क्या बात करती हो दीदी, कसम से अम्मा ने मुझसे कुछ नहीं कहा है। तो फिर ठीक है। सुमन गेट में दाखिल होने को हुई कि अनिल ने रोक लिया। दीदी, क्या तुम सचमुच शादी करने की सोच रही हो? अगर और किसी को मेरे लिए सोचने की फुर्सत नहीं है तो मुझे तो सोचना ही पड़ेगा ना। सो तो ठीक है, लेकिन मेरा मतलब था कि क्या मेरी पढ़ाई पूरी होने तक रुक नहीं सकती? 2 साल की ही तो बात है। लाचारी से पुता अपने छोटे भाई का चेहरा देखकर सुमन का जी कैसा तो हो आया। बेचारा, चारों भाई बहनों में वही तो एक काबिल लड़का था। सुमन को तो पढ़ने का मौका मिल ही नहीं पाया। सुनील ने घिसट घिसट कर MSc रॉयल डिवीज़न में किया। निम्मी को आईना देखने से ही फुर्सत नहीं मिलती। अम्मा भी उसका पक्ष लेकर कहने लगती हैं, डिवीज़न लेकर कौन सी नौकरी करनी है, वह तो BA करना है, आजकल ज़रूरी है, इसलिए पढ़ा दिया है। उन लोगों में एक अनिल ही तो था जिससे कुछ उम्मीदें लगाई जा रही थीं।
बेचारा हर साल अच्छे नंबरों से पास होता है, हर साल स्कॉलरशिप लेता है। पीटी के लिए तो उसने जी तोड़ मेहनत की है। जब उसका इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ था तो सबसे ज़्यादा खुशी सुमन को हुई थी। क्या वह अपने इस लाडले होनहार भाई का भविष्य अधर में छोड़ देगी? सुनो अनिल, उसने भाई के दोनों कंधे छूकर कहा, अभी तो कुछ भी तय नहीं है, सारी बातें हवा में ही हैं, पर एक बात पक्की है, मैं शादी करूं या ना करूं, तुम्हारी पढ़ाई पर कोई आंच नहीं आएगी। तुम्हें मैं मझधार में नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा वादा है। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच, अनिल ने भर्राए कंठ से कहा। आसपास इतनी भीड़ न होती तो वह शायद दीदी के पैर छू लेता। खुशी से, कृतज्ञता से छलकती उसकी आंखें देखकर सुमन को विश्वास हो गया था कि वह अम्मा का दूध बनकर नहीं आया था। सारी छटपटाहट उसकी अपनी थी। अम्मा तो खुद अपनी आशंकाओं से ऊपर नीचे हो रही थीं कि बुआ स्वयं आकर उन्हें यह शुभ समाचार दे गईं। जैसा कि अपेक्षित ही था, अम्मा एकदम सनाका खा गईं। फिर जरा संभलते ही उन्होंने बुआ को खूब आड़े हाथों लिया। कहनी अनकहनी किसी का भी विचार नहीं किया। इतने पर भी संतोष नहीं हुआ तो चीख पुकार मचाकर सारा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया। ये बुआ है सुम्मी की, जरा इसकी करतूत तो देखो, मेरी भोली भाली बिटिया को पट्टी पढ़ाकर बूढ़े के गले में बांध रही है, बड़ी सगी बन रही है उसकी। अरे हम क्या मर गए हैं, इन्हें पंचायत करने की जरूरत क्या है? इतना अपमान भला कौन बर्दाश्त करता। बुआ भी उठकर चल दी, पर जाते जाते पास पड़ोस वालों को जता गई, मैं तो इतना अच्छा रिश्ता लाई थी, इनकी कौड़ी भी खर्च नहीं होती और लड़की जिंदगी भर राज करती, पर ऐसे हीरे लड़के में भाभी 100 नुक्स निकाल रही हैं। बेटी की कमाई का चस्का जो लग गया है, वे तो लड़की को जिंदगी भर घर में बैठाए रखना चाहती हैं ताकि उनकी गृहस्थी चलती रहे। लड़की की जिंदगी चाहे राख हो जाए, उन्हें कोई मतलब नहीं है। इस हंगामे के बाद रिश्तेदार, मित्र, स्वजन सभी दो खेमों में बंट गए। एक का कहना था कि सुमन ने जब आगे बढ़कर घर का भार उठाया है तो उसे इस जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाना चाहिए, अपनी जिंदगी अब उसके लिए गौण हो जानी चाहिए। जबकि औरों का कहना था कि सुमन ने जिंदगी भर का ठेका नहीं लिया है। एक वह थी जो उसने अपनी हिम्मत और दिलेरी से पार करवा दिया, अब आने वाला समय भी उसका बोझ क्यों बने, घर में और लोग भी तो हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब बिना किसी दान दहेज के इतना अच्छा घर वर मिल रहा है तो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। दुहाजू लड़के भी आजकल मुफ्त में कहाँ मिलते हैं। स्वयं सुमन घोर असमंजस में थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यह बात 100 पैसे सच थी कि उसका दिमाग बुआ ने ही खराब किया था। हताशा से सुलगते उसके मन में चिंगारी बुआ ने ही रखी थी। उस दिन सुनील की शादी की बात छेड़कर बुआ ने ही उसे ताव दिलवाया था। पर क्यों? बुआ का इसमें कौन सा स्वार्थ था? अगर उनके यहाँ ये नए किराएदार नहीं आते तो क्या उन्हें सुमन का ख्याल आता? अम्मा के डर से यह विषय तो उन्होंने कब से छुआ भी नहीं था। फिर स्वार्थ और परमार्थ जो भी रहा हो, बुआ का प्रस्ताव बुरा नहीं था। कम से कम सुमन को तो उसमें कोई खोट नजर नहीं आई। 30-35 साल में कोई बूढ़ा नहीं हो जाता। कम से कम आलोक को देखकर तो उन्हें कोई भी बूढ़ा नहीं कहेगा। रही बच्चे की बात, तो उसमें अस्वाभाविक क्या है? यदि समय से शादी हुई होती तो अब तक सुमन के भी 2-4 हो जाते। तो क्या सचमुच आलोक उसे भा गए हैं? कहीं यह डूबते को तिनके का सहारा वाली बात तो नहीं है? क्या वह इतनी हताश हो चुकी है कि इस पहले प्रस्ताव को अंतिम मानकर मुट्ठी में भींच लेना चाहती है? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऊहा-पोह की इस मनस्थिति से उसे अनिल ने उबारा। उसी ने पहल की, चट्टान की तरह उसके साथ खड़ा हो गया और उसकी सारी बातों के सूत्र अपने हाथ में ले लिए। सुनील और निम्मी के पास फिर अनुमोदन के सिवाय कोई विकल्प नहीं था। बात अम्मा के हाथ से जो फिसली तो फिसलती ही चली गई। घर में बच्चे और बाहर स्वजन परिजन सभी ने मिलकर उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया। इस स्थिति से बचने का एक ही उपाय था, विवाह की स्वीकृति। सुमन ने तो चाहा था कि किसी मंदिर में फेरे पड़ लेगी या कोर्ट में जाकर शादी रचा लेगी, पर भाई बहनों ने एक न सुनी। वे जैसे उसके सारे उपकारों का बदला चुका देना चाहते थे। उनके उत्साह का अंत नहीं था। बाकायदा कार्ड्स छपे,
दूर पास के रिश्तेदारों को यहाँ बुलाया गया। मंडप सजा, शामियाना तना, शहनाइयाँ बजी और शानदार रिसेप्शन भी हुआ। आंगन में ढोलक बजी, बताशे बटे, भट्टी खुदी, कढ़ाइयाँ चढ़ीं। उस वातावरण को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस विवाह के लिए सब ने कितना मनस्ताप सहा है। अपने सारे गिले शिकवे भूलकर अम्मा भी मूड में आ गई थी। चाबी का बड़ा सा गुच्छा कमर में खोसे भीतर बाहर डोलती हुई वे अचानक महत्वपूर्ण हो गई थी। बुआ ने सब देखा और राहत की सांस ली। लड़की की शादी वैसे ही एक मुसीबत होती है। सब कुछ ठीक ठाक निपट जाने पर सांस ऊपर नीचे ही रहती है। फिर इस शादी में तो समस्या और भी विकट थी। यहाँ बारातियों की नहीं, घरातियों की ही चिंता थी, सो दूर हो गई। वैसे बाराती थे ही कितने, गिनती के 8-10। आलोक के 2 ममेरे, 2 फफेरे भाई, 2-4 दोस्त और बंटी के नाना। शादी बंटी के ननिहाल में ही हुई। अपने स्नेह और सौजन्य से वे दोनों प्राणी सबको मुग्ध किए हुए थे। सुमन ने सोचा था कि इस घर से, इस माहौल से वह इतना ऊब चुकी है कि छोड़ते हुए जरा भी दुख न होगा। पर विदा के समय वह इतना झार झार रोई कि खुद से ही उसे आश्चर्य होने लगा। ये आंसू कृतज्ञता के थे या विछोह के, वह खुद भी तय नहीं कर पाई। जो त्याग, जो तपस्या उसने अपने परिवार के लिए की थी, वह व्यर्थ नहीं हुई थी। आलोक को यह धूमधाम अच्छी नहीं लग रही थी। वे सादगीपूर्ण शादी चाहते थे। पर बंटी के नाना नानी ने उन्हें समझाया, बेटे तुम्हारी तो यह दूसरी शादी है, पर सुमन की तो नहीं, उसकी खुशी क्यों छीनते हो। इसके बाद वे कुछ नहीं बोले, चुपचाप सारी रस्में करते चले गए। बंटी के नाना इतने पर भी संतुष्ट नहीं हुए। नव दंपत्ति के लिए गोवा की बुकिंग उन्होंने ही करा रखी थी। वे जानते थे कि परिचित माहौल में आलोक कभी खुल नहीं पाएंगे। अतीत उन पर हमेशा हावी रहेगा। ऐसा ना हो कि जीवन की शुरुआत ही कड़वाहट से हो। उनका अनुमान एकदम सही था। प्रकृति की रमणीय गोद में आते ही आलोक के मन से उदासी की सारी परतें झड़ गईं। अंतस के किसी कोने में दुबका पड़ा प्रणयी पुरुष जाग उठा और सुमन को लगा कि स्वर्ग बस धरती से हाथ भर ही रह गया है। 8 दिन पलक झपकते कैसे बीत गए पता ही न चला। सुमन की छुट्टी अभी बाकी थी। उसे और भी पढ़ाने का उसका मन था। अब ना तो उसे नौकरी की परवाह थी, न करियर की। वह तो अब तुरंत झांसी जाकर अपना घर देखना चाहती थी। उसे सजाना संवारना चाहती थी। जीवन का यह सबसे प्यारा काम पता नहीं कितनी मन्नतों के बाद उसके हाथ आया था। उसे घर पर छोड़कर आलोक बंटी की ननिहाल चले गए। सुमन भी कुछ देर के लिए थोड़ी आज़ादी चाहती थी। कल सुबह ही रवाना होना था। उससे पहले कितने ही काम निपटाने थे। सबसे मिलना मिलाना था, भाई बहनों से गप्पें लड़ानी थीं, अपना सामान बांधना था। जब तक अम्मा खाना बनाती नहीं, सुमन जाकर गली मोहल्ले में सबसे मिलाई। उल्लास और तृप्ति से दमकता उसका चेहरा देखकर सबकी आंखें जुड़ा गईं। शर्माइन तो बोली, भौजी से कहना शाम को सुम्मी की नज़र उतार दें। सुनील हॉस्टल जाकर अनिल को लिवा लाया था। बहुत दिनों बाद सब लोग खाने पर इकट्ठा हुए। देर तक चुहलबाजी चलती रही, ठहाके लगते रहे। अम्मा डांट न लगाती तो शायद शाम तक वे लोग थाली पर ही बैठे रहते। खाने के बाद सारा आलस झटक कर सुमन सामान जमाने बैठ गई। सबसे पहले उसे अपने टेप रिकॉर्डर का ध्यान आया, जो बैंक वालों की ओर से उपहार में मिला था। झांसी में अकेलेपन का साथी वही तो होगा उसका। आलोक क्या 24 घंटे घर में ही बैठे रहेंगे? परीक्षा तक तो बंटी के साथ जाने की भी संभावना नहीं है। अम्मा, नया टेप रिकॉर्डर कहाँ है? मैं हॉस्टल ले गया था, ला दूं क्या? अनिल ने पूछा तो वह चुप लगा गई। वह नक्काशीदार टेबल लैंप होगा ना, जो उषा लाई थी? वह शायद सुनील के कमरे में है। उसका मन एकदम बुझ गया। उस टेबल लैंप को पकड़ाते हुए उषा ने कैसी रोमांटिक कमेंट्री की थी, याद करके ही रोमांच हो आता है। पर सुनील के कमरे से उठाने के बाद उसमें वह रस कहाँ रह जाएगा। चलो छोड़ो। अम्मा, वो पटोला दो जो मामा लाए थे। वह तो लॉन्ड्री में गई है प्रेस के लिए। क्यों, प्रेस की क्या ज़रूरत पड़ गई? परसों श्यामनगर वाले गुप्ता जी के यहाँ शादी थी ना, निम्मी पहन कर गई थी। अच्छा, वह बनारसी तो दो जो बुआ ने दी है। और वह चंदेरी कहाँ है जो मौसी लाई थी? अजमेर वाले चाचा जी कोटा जरी लाए थे ना,
श्याम अंकल ने कश्मीरी सिल्क दी थी ना, वह फोम वाला बिस्तरबंद निकाल दो जो शोभा दीदी ने दिया था। और पूनम का दिया हुआ डिनर सेट तो पैक ही रखा होगा ना। बड़के फूफा जी कितने प्यारे झुमके लाए थे ना, सफ़र में पहनने की हिम्मत नहीं पड़ी, अब वहाँ पहनूंगी। कांति जिज्जी चांदी का चाबी का गुच्छा दे गई थी। शांति जी उसी मेल की मेखला ले आई थी, बोली थी सेट हो जाएगा। अरे हाँ, वह बोन चाइना वाला टी सेट भी ले जाऊंगी। अविनाश भैया ने खूब जताकर कहा है कि वह सुनहरा कामदार लेमन सेट, उसे तो खूब संभाल कर ले जाना होगा। सुमन अनवरत बोले जा रही थी। उसे जैसे एक एक चीज़ याद थी। घर में पहली शादी थी, नाते रिश्तेदारों ने जी खोल कर दिया था। पास पड़ोस वाले, उसके सहयोगी, उसकी सहेलियां, सभी ने अच्छे उपहार दिए थे। उनका चुनाव भी उससे पूछ पूछ कर ही किया था। सुमन मन ही मन उन सारी चीज़ों को अपनी गृहस्थी में सजाकर खुश हो रही थी। गहनों और भारी साड़ियों से सजे अपने रूप की कल्पना करके पुलकित हो रही थी। उसे बड़ी देर बाद होश आया कि इतनी देर से वह अकेले ही बोले जा रही है। अम्मा ने उसकी एक बात का भी जवाब नहीं दिया। वे बस फटी फटी आंखों से उसे घूरती जा रही हैं। उसका जी धक से हो गया। क्या बात है, इन 8-10 दिनों में घर में चोरी तो नहीं हो गई? क्या बात है अम्मा? उसने घबरा कर पूछा। सुम्मी, अम्मा ने बड़े ही संजीदा स्वर में कहना शुरू किया, तेरी तो जमी जमाई गृहस्थी है, घर में टोकने के लिए सास ननंद भी नहीं है, तू इन सब चीज़ों को ले जाकर क्या करेगी? अम्मा! सुमन इतनी हतप्रभ थी, बड़ी देर तक उसका बोल तक नहीं फूटा। अम्मा से बड़ी देर बाद उसने कांपते स्वर में कहा, घर में कोई टोकने वाला ना हो तो क्या मुझे खाली हाथ भेज दोगी? क्या मेरा कोई मान सम्मान नहीं है? और जो जमी जमाई गृहस्थी है वह मेरी तो नहीं है? मेरे अपने भी कुछ अरमान हैं, उनका क्या कोई मूल्य नहीं है? तेरा मान सम्मान तो तेरी नौकरी से ही बना रहेगा। मांगे की इन चीज़ों की तू मोहताज नहीं है, और तू अगर चाहे तो साल भर में एक नई गृहस्थी सजा सकती है। पर जरा मेरा तो ख्याल कर, कल को निम्मी की शादी होगी तो मैं क्या इतना सब कहाँ से जुटा पाऊंगी, कैसे जुटाऊंगी? सुमन कहने को हुई कि मुझे तो तुमने चांदी का एक छल्ला भी नहीं दिया, फिर निम्मी के लिए इतनी छटपटाहट क्यों? पर अपनी शादी का इतिहास याद करके जब्त कर गई। पर इतना ज़रूर कहा, सुनील की शादी करवा दो ना अम्मा, रेडीमेड दहेज आ जाएगा। आ भी गया तो मेरे किस काम का? उस पर तो बहू का हक होगा, वह मुझे हाथ क्यों लगाने देगी? और मैं ही उससे मांगने क्यों जाऊंगी? तुझसे जिस अधिकार से कह रही हूँ, क्या बहू से कह पाऊंगी? सुमन को लगा कि अम्मा तो अब कुंडली मारकर उसके सामान पर बैठ गई हैं, उन्हें डिगाना बहुत मुश्किल है। उसे एकाएक अम्मा से, इस घर से, पूरे माहौल से वितृष्णा सी हो गई। खाली अटैची को पलंग के नीचे सरकाते हुए उसने कसैले स्वर में कहा, अम्मा, अगर मैं शादी न करती तो तुम निम्मी का दहेज कहाँ से इकट्ठा करती? तब इतने सोच विचार की जरूरत ही क्या थी? अम्मा ने उसांस भरकर कहा और एकदम उठकर चल दी, जैसे जता देना चाहती हूँ कि सारी समस्याओं की जड़ यह तुम्हारी शादी ही तो है। रात को आलोक खाने पर आमंत्रित थे। सुमन ने आते ही उनसे कहा, रात को आपके साथ ही चलूंगी, सुबह वहीं से निकल जाएंगे। लेकिन मैं तो तुम्हारे फूफा जी का स्कूटर लेकर आया हूँ, उस पर सामान कुछ खास नहीं है, एक छोटी सी अटैची और एक हैंडबैग है बस। तो फिर ठीक है। उसके इस आकस्मिक निर्णय पर सभी को आश्चर्य हुआ। निम्मी और अनिल ने रुकने का इशारा भी किया, पर वह अपनी जिद पर अड़ी रही। हार कर अम्मा ने विदा की तैयारी शुरू कर दी। रोली चावल के साथ अम्मा ने जो साड़ी निकाली थी उसे सुमन तुरंत पहचान गई। यह मामा की ओर से भात में आई थी। मामा उसके लिए तो कामदार पटोला लाए थे, अम्मा के लिए कोटा की साड़ी थी। बाकी चाची और बुआ लोगों के लिए जो थोक में साड़ियाँ आई थीं, यह उन्हीं में से एक थी। शायद अजमेर वाली चाची के हिस्से की बच गई थी। खाने के बाद अम्मा निम्मी से विदा की रस्म कराने लगी तो सुमन ने कहा, निम्मी, ये साड़ी रहने दे, तेरी सास की सुहाग पिटारी के काम आएगी। तू तो मेरे आंचल में 4 चावल के दाने डाल दे, बहुत हैं। वे लोग चलने लगे तो अम्मा ने दामाद का टीका करके 51 रुपये थमा दिए। आलोक तो एकदम अचकचा गए और असमंजस में सुमन का मुंह ताकने लगे। रख लो बेटा, अम्मा ने कहा, यह तो रिवाज है, वैसे हम लोग हैं ही किस लायक। रख लो, सुमन ने रूखे स्वर में कहा।
आशीर्वाद का 1 रुपया रख लो और बाकी को लौटा दो। और उनसे पहले ही बाहर आकर वह निकलकर स्कूटर के पास खड़ी हो गई। उस घर में अब सांस लेना भी जैसे उसके लिए दूभर हो रहा था। आखिरी सौगात। ये कहानी बस इतनी सी। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।